बच्चों, आज का हमारा विषय है भू आकृतियों का विकास। भू आकृतियाँ शब्द इनकी प्रक्रियाएं कैसे होती है, इसके पहले हमने इसका अध्ययन किया है। भू आकृतियाँ कई प्रकार की होती, मैंने आपको बताया था। जैसे हम संपूर्ण पृथ्वी पर देखते हैं तो महाद्वीप और महासागर, ये दो स्थलाकृति हमें दिखाई देती है। इसे हम प्राथमिक स्थलाकृति कहते हैं। इसी महाद्वीप या महासागरों पर, जैसे महाद्वीपों पर पर्वत, पठार और मैदान, ये जो आकृतियाँ हैं ये द्वितीयक प्रकार की स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं। इनका जो विकास है पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियों के माध्यम से होता है। दूसरी जो शक्तियाँ बहिर्जात शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों से तृतीयक प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास होता है। और ये जो तृतीयक प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, ये स्थलाकृतियाँ इन्हीं पर्वत, पठार और मैदान पर विभिन्न प्रकार के स्वरूप बनाती है या उनको विकसित करती है। तो बहिर्जात बल के माध्यम से ये पर्वत, पठार और मैदान पर कई आकृतियाँ बनती और बिगड़ती रहती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया है, धरातल के ऊपर समतल स्थापन की प्रक्रिया होती है। बच्चों, आपको पता है कि ये जो बहिर्जात बल है, ये समतल स्थापन का कार्य करते हैं। अर्थात जहाँ पर ऊंचे नीचे भाग होते हैं तो ऊंचे भागों में ये अपर्दन के माध्यम से तोड़फोड़ करते हैं और उन पदार्थों को जो निचले हिस्से है वहाँ पर जमा करते हैं। तो इस प्रकार से ये समतल स्थापन की प्रक्रिया करते हैं। ये जो अपर्दन की क्रियाएं हैं, ये किन्हीं कारकों के माध्यम से संपादित होती है। जैसा हमने इसके पहले पढ़ा है कि ये जो प्रमुख कारक हैं जो अपर्दन की क्रिया कर रहे हैं, इसमें नदी, हिमनद, वायु, भूमिगत जल और समुद्री लहरें, ये 5 कारक अपर्दन की प्रक्रिया में सहयोगी होते हैं। इन्हीं कारकों में आज हम नदी का अध्ययन करेंगे। नदी क्या है? धरातल की सतह पर बहता हुआ जल, यह नदी कहलाता है। नदी धरातल की सतह पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण सतह से चिपककर यह पानी बहता है। पानी का जो मुख्य स्रोत है, यह वर्षा का जल या कहीं कहीं पर ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं, हिमनद पिघलते हैं तो उससे भी जल प्राप्त होता है ऊंचे पर्वतों पर। कहीं पर पानी के स्रोत, ये जल का स्रोत होता है और ये पानी या जल का जो स्रोत है, ये नदियों को निरंतर जल प्रदान करता है। कहीं कहीं पर झील से भी पानी प्राप्त होता है और ये झील से फिर नदियों का विकास होता है। तो इस प्रकार से नदी सतह पर बहने वाली एक प्रक्रिया है। यह निरंतर प्रक्रिया है जो ढाल का अनुसरण करती हुई सतह पर बहती है और इसका अंत सामान्यतः महासागरों में होता है। नदी का जो प्रवाह है, इसमें नदी के अपर्दन के कुछ सिद्धांत होते हैं। ये अपर्दन के जो सामान्य सिद्धांत है, इसमें नदी को ढाल मिलना आवश्यक होता है। दूसरा, नदी में वेग पाया जाता है। और तीसरा जो है, नदी में विभिन्न प्रकार का बोझ या हम इसको मलबा कहते हैं, कंकड़ पत्थर इसमें होते हैं। तो यह तीसरे प्रकार की बात होती है। ये तीनों चीज़ें मिलकर के नदी के अपर्दन के सिद्धांत का निर्माण करते हैं। सामान्य रूप से जो अपर्दन होता है, अपर्दन
जब नदी में महीन कण या ऐसे तत्व जो नदी के जल में घुलनशील होते हैं तब अपरदन कम होता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ नदी में होते हैं जो लुढ़क करके उछल कूद करके आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये अपरदन को तीव्र करते हैं। अपरदन इसमें अधिक मात्रा में होता है। नदी का जो अपरदन होता है, ये अपरदन प्रायः कई प्रकार से संपन्न होता है और इसके विभिन्न रूप होते हैं। तो इन रूपों में सबसे पहला जो रूप है इसे हम कहते हैं घोलीकरण या संक्षारण की प्रक्रिया। घोलीकरण क्या है? जब नदी जिस स्थान से प्रवाहित हो रही है वहाँ की जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ये घुलनशील तत्व जब जल में घुल करके नदी के साथ आगे की ओर बढ़ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को संक्षारण या घोलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। सामान्य रूप से हम बरसात में देखते हैं कि वहाँ आसपास की जो मिट्टी है वो जल में घुल जाती है और पानी बहुत मटमैला दिखता है। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ से जल प्रवाहित होता है तो वहाँ पर यदि चूना होता है तो चूना पानी में घुल जाता है तो पानी का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। तो ये सब घुलनशील तत्व है। दूसरा जो प्रकार होता है इसे हम कहते हैं अपघर्षण की प्रक्रिया। अपघर्षण या एब्रेशन, जब नदी में विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, जब नदी का पानी बहता है तो बहने के साथ महीन कण, रेत के, बालू के, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे ये नदी के जल के साथ प्रवाहित होते हैं। तो ये जब अपनी तली से रगड़ते हुए या अपने किनारों से टकराते हुए जब ये आगे की ओर बढ़ते हैं तो उस तली को या उस किनारों को खुरचते हैं, काटते हैं और इससे जो कटाव होता है इसे अपघर्षण कहते हैं। अगला है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में क्या हो रहा है कि जो कंकड़ पत्थर नदी के जल के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं ये आपस में एक दूसरे से टकराते हुए आगे की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार के आपस में टकराने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम सन्निघर्षण कहते हैं। और चौथी प्रक्रिया होती है ये है जलगति क्रिया। जलगति क्रिया जिसमें जल स्वाभाविक रूप से जब बहता है तो वह बहने के साथ अपनी तली को खुरचता हुआ आगे की ओर निकलता है। अपनी तली को खुरचता है जिससे अपने बहने की जगह बना लेता है। सामान्य रूप से आप बरसात में देखते हैं कि जहाँ से, वैसे तो बरसात का पूरा पानी सब जगह गिरता है, लेकिन किसी ढाल वाले क्षेत्र में ये पानी इकट्ठा होता है और वहाँ से फिर अन्यत्र प्रवाहित होता है। तो वो जो जगह होती है वहाँ एक नाली नुमा आकृति बन जाती है। ये जो नाली नुमा हम इसको क्यों समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि पानी ने अपनी जगह बना ली है और वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है इसे सामान्य जलगति क्रिया कहते हैं। और ये 4 प्रकार से अपरदन का कार्य संपन्न होता है। ये 4 अपरदन के रूप होते हैं। फिर अपरदन की प्रक्रिया के दौरान नदी विभिन्न प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। ये स्थलाकृतियाँ कैसे बनती है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि नदी का स्वाभाविक कार्य है काट छाँट करना। ये काट छाँट करके उस क्षेत्र में जो चट्टानें होती है इन चट्टानों को तोड़ती है, इन चट्टानों को घीसती है, रगड़ती है और इसके साथ ही इन चट्टानों को वो चिकना भी बनाती है। और इस प्रकार जब आपने नदी के आसपास के कुछ पत्थर आदि देखेंगे तो देखेंगे पत्थर गोल गोल चिकने चिकने होते हैं। इनका आकार छोटा बड़ा होता है।
तो ये नदी के जल ने इन चट्टानों को विभिन्न स्वरूप प्रदान किया है, और यही पदार्थ जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो अपनी तली को खुरचते हैं, अपने किनारों को खुरचते हैं, और ये अपर्दन का कार्य संपन्न करते हैं। नदी जो अपर्दन का कार्य संपन्न करती, उससे विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण होता है। इसे नदी का अपर्दनात्मक स्थल रूप कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्थल रूप है वो है नदी घाटी का विकास। नदी घाटी का विकास अर्थात नदी जिस क्षेत्र से प्रवाहित हो रही है। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि जब पानी गिरता है और पानी गिरने के बाद नदी जो पानी वर्षा का जल है ये किसी एक क्षेत्र से प्रवाहित होता है और वहाँ एक नाली नुमा आकृति बन जाती है। पानी जब बह जाता है तो आप उस आकृति को देखते होंगे, तो इस आकृति में एक हल्की सी नीचे की ओर गहराई और उसके जो किनारे हैं थोड़े तिरछे और ऐसे चौड़े इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो इसका आकार यदि आप देखते हैं तो ये सामान्य रूप से अंग्रेजी का वी अक्षर जो हम लिखते हैं ना, तो उस प्रकार का आकार दिखाई देता है। तो इसे हम वी आकार की घाटी कहते हैं। ये वी आकार की घाटी प्रायः सभी नदियाँ बनाती है, और जहाँ भी जल प्रवाहित होता है वहाँ पर इस प्रकार से वी आकार की घाटी विकसित हो जाती है। यही घाटी धीरे धीरे जब पहले तो अपनी तली को काटती है नदी, तो ये घाटी एकदम भी दिखाई देती है। बाद में धीरे धीरे अपने किनारों को, अपने पार्श्व दोनों किनारे हैं उनको काटती है, तो ये घाटी में चौड़ाई जो है इसकी विकसित हो जाती, लेकिन इसका आकार अभी भी वी के समान दिखाई देता है। और जब नदी मैदानों में जाती है तो मैदानों में ये अपने जो अपना घाटीवर्ती क्षेत्र इसको काफ़ी चौड़ा कर लेती है, और चौड़ा करने के बाद वहाँ पर भी जो आकृति दिखाई देती है वो बहुत धीमा ढाल वाला इस प्रकार से भी दिखाई देता है। तो ये वी आकार की घाटी का क्रमशः विकास होता है, और ये वी आकार की घाटी प्रत्येक जल क्षेत्र में जहाँ पर जल का प्रवाह होता है देखने को मिलता है। वी आकार की घाटी जब काफ़ी गहरी हो जाती है, गहरी होने से इसके जो दोनों किनारे हैं ये किनारे खड़े ढाल वाले कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि चट्टानों के अधिक अपर्दन से इसके दोनों किनारे काफ़ी गहरे और खड़े ढाल युक्त होते हैं, और उसके नीचे से नदी और भी काफ़ी नीचे से नदी प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार काफ़ी गहरी वी आकार की घाटी जो बनती है इसे हम गॉर्ज के नाम से जानते हैं। गॉर्ज वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप हम इसको कह सकते हैं। और जैसे बताए कि इसके जो दोनों दीवारें या दोनों पार्श्व होते हैं वो लंबावत या खड़े ढाल वाले होते हैं, और इसके ढाल प्रायः उत्तल होते हैं। उत्तल का मतलब है कि ये तीव्र ढाल युक्त होते हैं और नीचे से जल का प्रवाह हो रहा है। गॉर्ज के विकास में बहुत सी बातें सक्रिय होती है। या तो नदी स्वयं घाटी को गहरा करती है और गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से गहरे गॉर्ज जो है ये इसके उदाहरण भारत में भी और प्राय जितने भी पर्वतीय क्षेत्र है कहीं कहीं पर नदियों में गॉर्ज के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। आपने रांची के पठार का नाम सुना है बच्चों? तो रांची के पठार में बीहर नदी ने चचाई गॉर्ज का निर्माण किया है। इसी प्रकार से महाना नदी ने केवटी गॉर्ज का निर्माण किया है। तो ये गॉर्ज के उदाहरण हैं। कभी कभी ये जो गॉर्ज बनते हैं ये ऐसा होता है कि कोई क्षेत्र में जलप्रपात हो, छोटा सा जलप्रपात होता है और जलप्रपात में अपर्दन तेज़ी से होता है, और तेज़ी से होने के कारण कभी कभी यदि वह जलप्रपात कोमल चट्टानों से बना है तो वो धीरे धीरे पीछे की ओर हटता चला जाता है। और ऐसा होता है कि जलप्रपात जब पीछे हट जाता है तो वह क्षेत्र जहाँ पर प्रपात कहाँ होता है, जहाँ पर खड़ा ढाल होता है,
ऊंचे ऊंचे भूभाग से पानी नीचे गिरता है तो उसको हम प्रपात कहते हैं। और यही प्रपात जब धीरे धीरे पीछे की ओर सरक जाता है तो दोनों तरफ की ऊंची पहाड़ियों का बीच का जो हिस्सा है वो गहरा हो जाता है और इससे भी गार्ज का निर्माण होता है। इस प्रकार से नदी के प्रपात के पीछे हटने से जो गार्ज का निर्माण होता है, इसका उदाहरण आप सभी ने नर्मदा नदी के भेड़ा घाट का नाम सुना है। ये जो भेड़ा घाट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दोनों तरफ से ऊंची पहाड़ियाँ हैं और नीचे से जल बह रहा है। इसे हम भेड़ा घाट का संगमरमरी गार्ज कहते हैं। इसी प्रकार के जो और उदाहरण हैं, इसमें स्वर्ण रेखा नदी पर हुंगरू घाघ प्रपात के पीछे हटने से गार्ज का निर्माण हुआ है। रारू नदी पर जोन्हा प्रपात के पीछे हटने से गार्ज का निर्माण हुआ है। तो ऐसे गार्ज के निर्माण के अनेक उदाहरण जो प्रपात के पीछे हटने से बनते हैं, ये भी देखने को मिलते हैं, या नदी ने स्वयं गार्ज को काफ़ी गहरा किया अपनी घाटी को, तो उससे गार्ज का विकास होता है। इसके आगे की जो स्थलाकृति है, इसे हम कैनियन कहते हैं। कैनियन या कंदरा शब्द है, काफ़ी गहरी, गार्ज से भी बहुत अधिक गहरी जब नदी ने अपनी घाटी को विकसित कर लिया है तो इसे कंदरा या कैनियन कहा जाता है। सामान्य रूप से कैनियन के उदाहरण प्रायः सभी महाद्वीपों पर देखने को मिलते हैं। कैनियन के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि नदी स्वयं बहुत अधिक गहराई तक घाटियों का निर्माण नहीं कर सकती, कभी कभी करती भी होगी, पर ऐसा कहा जाता है कि उसमें दूसरी शक्तियाँ सहायक होती है। दूसरी शक्तियों से तात्पर्य है ये गार्ज या कैनियन कहाँ बनते हैं, जहाँ पर पर्वतीय भूभाग होते हैं। किसी कारणों से पर्वत के भूभाग जो है, नदी के आजू बाजू का जो क्षेत्र है, इसमें उत्थान होने लगता है। नदी में भी उत्थान हो रहा है, लेकिन नदी क्या कर रही है, अपनी घाटी को और भी गहरा कर रही है। और जब वो भूभाग ऊपर उठ रहा है तो नदी काफ़ी तेज़ी से अपनी घाटी को काटने लगती है। इसे नदी का पुनर्युवन कहते हैं। इस पुनर्युवन अर्थात युवा शब्द आप जानते हैं ना बच्चों, कि नदी युवा में आदमी, जैसे आप युवा वर्ग हैं, आपके कार्य करने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, कोई भी कार्य को बड़ी तेज़ी से करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद लगभग 40-45 वर्ष हो जाते हैं तो आप प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं। काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहाँ पर नदी, चूँकि उसका ढाल कम हो गया था, उसका वेग अपेक्षाकृत कम था, लेकिन आसपास के भाग ऊपर उठ गए। और ऊपर उठने से नदी ने अपने आप को ऊपर नहीं उठाया, बल्कि बड़ी तीव्रता से उसने घाटी को काट करके गहरा कर लिया। इससे नदी की घाटी क्या दिखने लगी, बहुत अधिक गहरी दिखने लगी। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है, इसे कैनियन कहते हैं। कैनियन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन है। कोलोराडो नदी का नाम आपने सुना है बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में ये कोलोराडो नदी है और इसने यहाँ पर ग्रैंड कैनियन का विकास किया है। तो ये जो ग्रैंड कैनियन है, ये इसकी गहराई जो है अपने आसपास के क्षेत्र से, यह लगभग 2088 मीटर गहरा कैनियन है। और ये सिर्फ छोटा सा नहीं है, बल्कि इसकी ये नदी कितनी लंबाई, लगभग 485 किलोमीटर लंबाई वाले क्षेत्र में इस नदी ने अपनी घाटी को गहरा करके ग्रैंड कैनियन का विकास किया है। तो ये ग्रैंड कैनियन जो है,
ये कैनियन का बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार से भारत में भी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी, इन सभी नदियों ने कैनियन और गार्ज का निर्माण किया है। यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी ने लगभग 1700 फीट गहरे गार्ज का निर्माण किया है। हिमालय के उत्थान के समय में इसने अपनी घाटी को काफ़ी गहरा कर दिया है। तो ये वी आकार की घाटी, गार्ज, वी आकार का विकसित रूप और भी गहरा रूप कैनियन कहलाता है। कैनियन की जो दीवारें होती है, दोनों किनारे जो होते हैं नदी के, ये एकदम खड़े ढाल वाले सीधे होते हैं। जब वहाँ पर कठोर चट्टानें पाई जाती है तब इनके ढाल खड़े होते हैं, लेकिन चट्टानों की जो स्थिति रहती, कहीं कठोर कहीं कोमल, इस प्रकार की जब स्थितियाँ होती है तो ऊपर से भी अपर्दन होते रहता है और इनके जो ढाल है ये काफ़ी उबड़ खाबड़ होते हैं। दूसरी जो आकृति होती है इसे हम कहते हैं अवनमन कुंड या पॉट होल्स। ये अवनमन कुंड या होल्स क्या है? देखिए बच्चों, अभी बरसात का मौसम है और आपने देखा है कि सड़क पर छोटे छोटे बड़े गड्ढे विकसित हो जाते हैं। ये गड्ढे कैसे विकसित होते हैं कि पानी जब उस सड़कों पर बहता है तो वहाँ से कोई एक पत्थर बाहर आ गया तो वहाँ पर पानी भर जाता है और फिर धीरे धीरे वो गड्ढा जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और उसमें पानी भर जाता है। इसी को हम पॉट होल कहते हैं। लेकिन नदी के क्षेत्र में, नदी जिस क्षेत्र से प्रवाहित हो रही है, अपनी घाटी से प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाह के मार्ग में यदि नदी के मार्ग में बीच में कहीं कोई पत्थर, कोई चट्टान का टुकड़ा, उसके चारों तरफ मिट्टी है और नदी ने मिट्टी को काट दिया तो वो चट्टान का टुकड़ा उखड़ करके बाहर आ जाता है। वहाँ पर पानी भर जाता है और पानी भरने से धीरे धीरे उस गड्ढे का विकास होता है। ये गड्ढा प्राय नदी में कुछ सेंटीमीटर से लेकर के कुछ मीटर तक भी विकसित होता है। बहुत छोटे से लेकर के बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और यहाँ पर जब पानी भर जाता है तो पानी अंदर में जा कर के भी अपर्दन कर रहा है और अपर्दन करते करते वहाँ पर एक काफ़ी गहरा, जैसे कि आप कुआं देखते हैं ना, जो समतल धरातल के बीच में खुदा रहता है, ऐसे ही नदी वहाँ पर एक गहरे गड्ढे का निर्माण करती, कुएं के समान। बहुत, कुआं तो खैर बहुत गहरा होता है, इतना नहीं, पर कुछ ऐसे ही गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। और इस गड्ढे में क्या होता है कि जब पानी बहता हुआ आता है तो उस बहते हुए पानी का प्रवाह जब इस गड्ढे के पास आता है तो यहाँ पर पानी भीतर की ओर जाता है और फिर ऊपर उठता है, जिससे इस क्षेत्र में भंवर, आपने नाम सुना है भंवर का? भंवर मतलब पानी गोल 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 घूमता है, उसको भंवर कहते हैं। तो ऐसे भंवर का निर्माण हो जाता है। और कई बार जैसे हम लोग सुनते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि उस भंवर में कुछ लोग तैरने गए थे और वो वहाँ भंवर में फंस गए, उसके कारण वो डूब गए। तो ये जो भंवर होता है ये इसी प्रकार के पॉट होल्स के कारण विकसित होता है। और इसीलिए चूँकि यहाँ पर मनुष्य यदि जाता है, नाव जाती है तो फंस जाती है, और इसीलिए इस क्षेत्र को शैतानी बल का प्रतीक कहा जाता है। शैतानी बल यानी क्या कर रही, वो भंवर में गोल गोल घूम रही है, फंसा रही है और उस क्षेत्र से आदमी जिंदा नहीं लौट सकता। तो ये शैतानी बल का प्रतीक इसलिए इस पॉट होल्स को
कहते हैं। तो ये पॉट होल्स कैसे विकसित होते हैं? नदी के भीतर में जो कोमल कंकड़ पत्थर होते हैं, इनको नदी उखाड़ देती है और उखाड़ने के बाद वहाँ गहरे गड्ढे का निर्माण कर रही है। और उसको आप यहाँ पर चित्र में पॉट होल कैसे बनते हैं इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार के पॉट होल का विकास होता है। इसके बाद एक इसी वी आकार की घाटी में हम एक और चीज़ देखते हैं, इसको कहते हैं अंतर्ग्रथित पर्वत स्कंध, इंटरलॉकिंग स्पर इसको कहते हैं। ये अंतर्ग्रथित पर्वत क्या है? सामान्य रूप से आप देखते हैं कि पर्वतों का जो विकास होता है, हम दूर से पर्वतों को देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि एक पर्वत है, इसके ऊपर दूसरा पर्वत खड़ा है, फिर इसके ऊपर तीसरा पर्वत, इस प्रकार से पीछे पीछे पर्वत दिखाई देता है। पर हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक के ऊपर एक ये पर्वत खड़े हैं। और इन पर्वतों के मध्य से यदि नदी का प्रवाह होता है तो नदी यहाँ पर गोल घूमती हुई, क्योंकि पर्वत जिस प्रकार से स्थित है तो उनके किनारे में जहाँ जहाँ ढाल मिलता है वहाँ से नदी का प्रवाह होता है। तो ये जो ऊपर उठे भाग है इन्हें हम पर्वत स्कंध कहते हैं और इसके बीच से नदियों का प्रवाह होता है। और जहाँ पर नदी घूमती है इन पर्वतों के कारण, जहाँ पर उसको मोड़ पड़ता है फिर अपना रास्ता वह आगे बनाती है, तो उस क्षेत्र में वह अधिक गहराई तक अपर्दन करती है। वहाँ पर घाटी का विकास कुछ अधिक होता है, जबकि मध्यवर्ती भाग में घाटी का विकास अपेक्षाकृत कम होता है। तो यह जो आकृति है यह अंतर्ग्रथित पर्वत स्कंध कहलाती है। इसके बाद की जो आकृति है इसे हम शिप्रिकाएँ कहते हैं। शिप्रिकाएँ क्या होती है? शिप्रिकाएँ भी जलप्रपात की भांति होती, लेकिन ये थोड़ी सी कम ऊंचाई वाली होती है। और सामान्य रूप से जब शिप्रिका का निर्माण कब होता है? जब कोमल चट्टान और कठोर चट्टान, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों कि जब कोमल चट्टान और कठोर चट्टान हॉरिजॉन्टल या क्षैतिजिक रूप से विकसित होती है, तो कोमल चट्टान यदि ऊपर में है तो वहाँ पर नदी ने उस चट्टान को काट लिया। जैसे ही कठोर चट्टान आती है उस पर अपर्दन अपेक्षाकृत धीमा होता है और इसलिए वहाँ से पानी आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन यदि इस कठोर चट्टान के नीचे फिर से कोमल चट्टान का जमाव है तो नदी उस कोमल चट्टान को तेज़ी से काटती है, जिससे कठोर चट्टान बाहर निकला है और कोमल चट्टान उसके आगे नीचे की ओर कटने लगी है, जिससे वहाँ छोटा सा एक झरना जैसे विकसित हो जाता है। तो इस झरने को शिप्रिका कहते हैं। दूसरी अवस्था वह हो सकती है जब, जैसा आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि जब कोमल और कठोर चट्टानें अनुदैर्ध्य रूप से या तिर्यक रूप में खड़ी होती है तो कठोर चट्टानों में अपर्दन कम होता है, लेकिन कोमल चट्टानों में अपर्दन तेजी से हो रहा है और उसके कारण पानी जो है वह उछलता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार की आकृति शिप्रिका कहलाती है।